नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करेंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने सुजलाम अभियान और फिर इंदौर के बारे में देखा था कि इंदौर जो है भारत का पहला वाटर प्लस सिटी है और यह भारत में लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल कर चुका है इंदौर। ठीक है, अब बात करेंगे उसके आगे, लेकिन प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फ्री है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। जैसे आपने इतने चैनल्स को कर रखा है तो आप में मुझे भी थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं अपना। ठीक है, अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक अब है वो है NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 के बारे में। देखिए, हमारी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका काम क्या होता है? भारत में जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी रैंकिंग को प्रदान करना, उनकी रैंकिंग डिसाइड करना। ठीक है, तो 2016 में पहला संस्करण जारी हुआ था और अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने छठा संस्करण जारी किया इस रैंकिंग का। ठीक है, इस रैंकिंग में क्या डिसाइड किया गया? यहाँ पर 6 कैटेगरी बनाई गई। एक तो कैटेगरी बनाई गई देश भर में जो भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, सबको ओवरऑल मिला करके। यहाँ पर बाकी कैटेगरी यूनिवर्सिटी को अलग, फिर कॉलेज में कौन कॉलेज बेस्ट है उनकी रैंकिंग, यहाँ पर फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज भी रैंकिंग डिसाइड की गई, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी है, मेडिकल है, आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है और डेंटल है। क्लियर है? और ध्यान रखना है कि इस रैंकिंग में पहली बार रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कुछ मानदंड है उसको देख लेते हैं, लेकिन आपसे मानदंड नहीं पूछा जाएगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखना है हमको सबसे पहले ओवरऑल कैटेगरी में कौन कौन से शिक्षण संस्थान हैं। तो ओवरऑल कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें टॉप 10 की बात करें तो यहाँ टॉप 10 में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है? IIT मद्रास। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर IIT मद्रास। सेकंड नंबर पे कौन है? IISc बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। और थर्ड नंबर पे कौन है? IIT बॉम्बे। तो आपको 3 तो याद रखने ही है, IIT मद्रास, यहाँ पर जो भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे। ये तो हो गई कैटेगरी ओवरऑल की। ठीक है, यहाँ पर ये टॉप 10 है। अब अगर यूपी की, चूँकि हम यूपी के लिए स्पेशल फोकस्ड है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है यूपी में टॉप 10 में अगर ये जो पूरी रैंकिंग जारी की गई तो टॉप 10 में यूपी के कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं? तो उसमें 2 हैं, IIT कानपुर और BHU। ठीक है, IIT कानपुर की जो रैंकिंग है आप यहाँ देख सकते हैं 5वीं है और BHU की रैंकिंग कितनी है? 10। ठीक है, तो ये टॉप 10 में 2 हैं, बाकी भी हैं लेकिन उनकी रैंकिंग जो है वो 10 से नीचे है। क्लियर है? अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखें डिटेल में, तो विश्वविद्यालय कैटेगरी की अगर बात करें तो विश्वविद्यालय कैटेगरी में ISc बेंगलुरु को पहला नंबर मिला। ठीक है, क्योंकि जो रैंकिंग जारी की गई है एक तो ओवरऑल हो गई और दूसरी हो गई यहाँ पर विश्वविद्यालय कैटेगरी। तो ISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान और JNU को दूसरा स्थान। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर पहले नंबर पे कौन है? IIT मद्रास और दूसरे नंबर पे कौन है? IIT दिल्ली। ठीक है, ये हो गया कौन सा? इंजीनियरिंग कैटेगरी। अब अगर बात करें मैनेजमेंट में, ठीक है, प्रबंधन श्रेणी में, तो प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद, ये तो हमेशा ही टॉप पे रहता है, IIM अहमदाबाद प्रथम और IIM बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु को दूसरा स्थान हासिल हुआ और अहमदाबाद को पहला, IIM अहमदाबाद। अगर बात करें मेडिकल की चिकित्सा श्रेणी में, तो चिकित्सा श्रेणी में तो एम्स फेमस रहता है हमेशा और ये शीर्ष स्थान इसको हासिल हुआ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें जो लॉ कैटेगरी है उसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, और ये संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में, इसको पहला स्थान हासिल हुआ। अगर डेंटल की बात करें दंत चिकित्सा में तो यहाँ पर है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में, उडुपी में। ठीक है, इसको पहला स्थान हासिल हुआ। अब अगर फार्मेसी की बात करें तो लगातार तीसरे साल फर्स्ट नंबर पर आने वाला कौन सा संस्थान है? जामिया हमदर्द, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कॉलेज में कौन सा टॉप कॉलेज है इंडिया का? तो वो है मिरांडा हाउस। ठीक है, DU से ये संबंध है। और अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें भी IISc बेंगलुरु आता है। IISc बेंगलुरु अभी हमने देखा था विश्वविद्यालय कैटेगरी में भी ये टॉप पर है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कार्बी अंगलांग समझौता के बारे में है। कार्बी अंगलोंग जो है ये नॉर्थ ईस्ट में असम में एक ज़िला है असम का,
और ध्यान रखना है हमारे देश में जब आप अभी मेंस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको थर्ड पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक पूरा पढ़ना होगा। वहाँ पर आप स्वायत्तता, अलगाववाद, ठीक है, स्टेटहुड की डिमांड, तो ये हमारे देश में अब अनेक क्षेत्रों में ये मांग चल रही है। तो इसी तरीके से असम में भी यहाँ पर ये कई जनजातियाँ हैं, जैसे डिम्सा, बोडो, कुकी, हमार, तीवा, गारो, मान, रेंगमा, ठीक है। तो ये जो समुदाय हैं वहाँ पर क्या है, और ये वाला जो स्पेशली ज़िला है कार्बी आंगलोंग, यहाँ पर ये समुदाय बहुतायत है, ठीक है। और यहाँ पर विद्रोही गुटों ने क्या किया कि एक अलग राज्य की ये लोग मांग कर रहे हैं, ठीक है, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो लेकिन सरकार के मध्य अभी क्या हुआ, समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ है देख सकते हैं। सितंबर 2021 में न्यू दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री और साथ में जो कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद है उसके प्रतिनिधियों के बीच में एक समझौता संपन्न हुआ। क्या समझौता हुआ है, इसमें यही समझौता, और बाकी देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से और गुट शामिल हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल स्किप करिए। आपके लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया सिक्किम, यहाँ पर फिर है गंगटोक सिक्किम की राजधानी, फिर भूटान, फिर अरुणाचल, फिर असम, इधर मेघालय, नागालैंड, और नीचे आ जाएंगे तो आपको मणिपुर मिलेगा, फिर मिजोरम और त्रिपुरा। अब अगर थोड़ा सा बाउंड्री आप देखें तो ये है भूटान। भूटान की बाउंड्री भारत के किन स्टेट से मिलती है, तो देख सकते हैं सिक्किम से। इधर है वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल नीचे से आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया असम, और इधर क्या हो गया, अरुणाचल। इधर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है म्यांमार, ठीक है, ये है म्यांमार, ध्यान से देखिएगा मैप को, ये इधर साइड में म्यांमार। तो म्यांमार की बाउंड्री भारत के अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से, ठीक है। और यहाँ पर ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की बाउंड्री कहाँ कहाँ से लगती है, ये हो गया पूरा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और ये ऊपर तक आ जाता है, ये हो गया आपका असम, ये मेघालय, और ये देखिए असम यहाँ भी घूम के आ गया, ठीक है। और ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो यहाँ तक आता है। इसकी बाउंड्री को ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ तक है बांग्लादेश की बाउंड्री, ठीक है। तो ये हो गया मैप हमने दिखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो कार्बी आंगलोंग ज़िला है वो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है कार्बी आंगलोंग, क्लियर। तो इस जो समझौते में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं है स्टेटहुड या स्वायत्तता की मांग, भारत के अन्य राज्यों में भी, जैसे यूपी को ही कई भाग में बांटने की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बोडोलैंड की मांग हो रही है, असम में ही बोडोलैंड की एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग चल रही है, और बिहार को काट करके मिथिला की बात हो रही है। तो मतलब भारत का अनेक भागों में ये डिमांड उठती रहती है हमेशा। तो चलते हैं समझौते की ओर। क्या समझौता हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारी सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन ये तो आपसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़िए। जो आज इस बार समझौता हुआ है उसके पॉइंट्स में बात करते हैं। इसमें 5 उग्रवादी समूहों के 1000 जो सशस्त्र उग्रवादी रहे हैं उन्होंने क्या किया, अपने हथियार डाल दिए, मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब हम हिंसा का रास्ता त्याग करके महात्मा गांधी के बनाए रास्तों पर वापस आएंगे, मतलब समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और सरकार ने भी कहा कि चलिए अच्छी बात है ये, और हम क्या करेंगे, अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकार आवंटित करेगी इस क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो असम सरकार है वो कार्बी कल्याण परिषद का गठन करेगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा कि इनको स्वायत्तता दी जाए, ठीक है, स्वायत्तता दी जाए। अब यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर कहा गया कि राज्य की संचित निधि से जो भी पैसा होगा पूरा किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड। ध्यान रखना है, ये जो सतत विकास लक्ष्य है इसको हासिल करने में जो पूर्वोत्तर के ज़िला हैं उनकी क्या स्थिति है, ये डैशबोर्ड यही तो बताएगा, इंडेक्स। ये इंडेक्स और क्या बता सकता है, खुद सोचिए आप। यहाँ पर लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पूर्वोत्तर क्षेत्र ज़िला, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो ज़िले हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या पॉइंट्स है। यहाँ पर 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने SDG को स्थानीय बनाने की दिशा में ये इंडेक्स जारी किया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग कैसी संस्था है, तो ध्यान रखना है, नीति आयोग योजना आयोग की परवर्ती संस्था है, मतलब योजना आयोग को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। और कैसे गठन हुआ था, क्या कानून बना करके, जी नहीं। क्या इसको संविधान में इसका उल्लेख है, तो जी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। अब तो कैसे इसका गठन हुआ है, इसका गठन हुआ है मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। तो जो नीति आयोग है वो ना तो एक संवैधानिक संस्था है और ना ही वैधानिक संस्था है। तब ये कैसी संस्था हुई,
इसका जो गठन हुआ है वो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस इंडेक्स में जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं उनकी यहाँ पर 8 स्टेट्स आप देख सकते हैं, उनके जो ज़िले हैं उनके बारे में बताया गया। देख लेते हैं यहाँ पर किस ज़िले ने कैसा परफॉर्म किया है। इसमें जो पूर्वी सिक्किम ज़िला है वो पहले नंबर पर है। ठीक है, मतलब एसडीजी के लक्ष्य को हासिल करने में पूर्वी सिक्किम ज़िला फर्स्ट पोजीशन पे है। और यहाँ पर जो गोमती है और उत्तरी त्रिपुरा ये किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है, ध्यान रखना है। ठीक है, गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे नंबर पे, 2 ज़िले हैं जो दूसरे नंबर पर हैं। अब यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं सिक्किम और त्रिपुरा के सभी ज़िले जो हैं वो अग्रणी श्रेणी में हैं। ठीक है, सिक्किम और त्रिपुरा के जो सभी ज़िले हैं वो अग्रणी श्रेणी में हैं। बस इतने पॉइंट्स है इसमें जो इम्पोर्टेंट थे, आपको याद रखना है। यहाँ पर आगे चलते हैं। सिक्किम की राज्य मछली 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम ने कहा कि जो सिक्किम की राज्य मछली होगी, स्टेट फिश होगी, उसका क्या नाम होगा, कैटली। ठीक है, आप केतली से याद कर लीजिए, सिक्किम का जब भी बात आएगी तो केतली। ठीक है, तो केतली वर्ड लगभग मैच कर रहा है कैटली से, और इसको स्थानीय रूप से कैटली बोलते हैं, लेकिन इसका जो सिक्किम सरकार ने नाम है वो रखा है कॉपर महसीर। ठीक है, क्या नाम रखा है, कॉपर महसीर। और ये जो मछली है वो तीस्ता और रंगित नदियों में पाई जाती है, तीस्ता नदी। और भारत बांग्लादेश के मध्य तीस्ता एक जल समझौता भी है तीस्ता नदी को लेकर के। हालांकि ये जो मछली है इसको हमारे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो है उसने इसको लुप्तप्राय घोषित कर दिया था कि अब ये मछली नहीं है। और सच में जो IUCN है उसमें इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और यही रेड डाटा लिस्ट भी जारी करती है, कौन, IUCN। ठीक है, तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, ठीक है, उनको और भी कैटेगरीज़ हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है IUCN की रेड डाटा बुक में। ठीक, अब यहाँ पर आपको बहुत जानना ज़रूरी है जो हमने बात किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन PCS में पूछा जा चुका है। देखिए आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बताता है कि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को इस प्रकार से पूरा किया जाए कि जो आने वाली जनरेशन है उनकी जो ज़रूरतें हों वो भी पूरी हो सकें, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, तो ये कॉन्सेप्ट आया था ब्रंटलैंड कमीशन। इसको हम जो फॉर्मरली इसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये ब्रंटलैंड कौन है, ये थी नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर और ये इस कमीशन की अध्यक्ष थी। ठीक है, तो इसी के नाम पर इस कमीशन को ब्रंटलैंड कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी कमीशन ने और इस कमीशन का गठन कब हुआ था, 1983 में। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, ये जो ब्रंटलैंड है इनका पूरा नाम था ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। इस कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ये है ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। इस कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसी का नाम यहाँ देख सकते हैं आप आवर कॉमन फ्यूचर है, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर को ब्रंटलैंड रिपोर्ट के भी नाम से जानते हैं। और इसी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, UPPCS 2018 में पूछा था कि स्वच्छता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के किस नंबर, किस गोल में आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 टारगेट रखे गए हैं, 17 गोल्स रखे गए हैं। ठीक है, 17 गोल्स रखे गए हैं और जिनको 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी को हम एजेंडा 2030 भी बोलते हैं कि 2030 तक ये जो 17 गोल्स हैं इनको हम हासिल करेंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि SDG आने से पहले MDG हुआ करता था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इनमें भी कुछ लक्ष्य फिक्स किए गए थे जो 2015 में ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम उन लक्ष्यों के बारे में देख लेते हैं, ये आपको पूरी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। जैसे पहला गोल है हमारा कि दुनिया में 2030 तक गरीबी को ख़त्म करना, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 4th है क्वालिटी एजुकेशन, 5th है जेंडर इक्वालिटी एंड 6th है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यही पूछा गया था कि स्वच्छता जो आती है वो किस में आता है, तो जो गोल नंबर हमारा 6 है उसमें आता है। ठीक है, 7 क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 9वां गोल था। 10th गोल क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। 11th गोल क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12 गोल क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। एंड 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन। 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर।
और यहाँ पर 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड। 16 क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर 17 क्या है, ये जो ऊपर लक्ष्य रखे गए हैं, क्या कोई एक देश अकेला हासिल कर सकता है? तो नहीं, यहाँ पर पार्टनरशिप होनी चाहिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको बहुत याद रखना चाहिए। जैसे जो पूरी दुनिया है उसका लक्ष्य ये है कि दुनिया में गरीबी ना हो। गरीबी ना हो तो भुखमरी भी तो नहीं होनी चाहिए। तो पहले गरीबी दूर हो, फिर भुखमरी, फिर स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, फिर एजुकेशन होना चाहिए, और फिर जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। तो 5, 6 या 10 तक आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ध्यान रखना है, दुनिया के देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके लिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, UNSDSN, इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। उसका नाम क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई, 120। मतलब बहुत ही हम पीछे हैं इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में। ठीक है, इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में। अब यहाँ पर इंडिया में भी तो, अच्छा हाँ, यहाँ पर वो मछली मैंने डाल दी थी, आप देख सकते हैं, जो सिक्किम की मछली है। ठीक है, कैटली। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बात अभी मैं बता रहा था कि रैंकिंग जो जारी की जाती है, तो यहाँ पर ये तो हो गया कि पूरी दुनिया के लिए रैंकिंग। तो भारत में जो स्टेट हैं वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसके लिए SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये तो विश्व के लिए हो गया, और SDG इंडिया इंडेक्स क्या है, वो भारत के लिए है कि भारत के जो स्टेट हैं वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अभी हमने नॉर्थ ईस्ट के ज़िलों के बारे में देखा था कि वहाँ के ज़िले कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं SDG के लक्ष्यों को हासिल करने में। नेक्स्ट है भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020। 25 जून 2021 को जो हमारे केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, उसने भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 की घोषणा किया। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें। ये जो पुरस्कार की घोषणा है वो 3 मिशन हमारे देश में अभी जो चल रहे हैं शहरों को चेंज करने के लिए। कौन कौन से 3 मिशन हैं शहरों के विकास के लिए? एक तो पहला स्मार्ट सिटी मिशन, दूसरा अमृत मिशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, इन तीनों योजनाओं की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस पुरस्कार की घोषणा की गई। ये जो सारी स्कीम आप देख रहे हैं ये 2015 में लॉन्च की गई थी तीनों। ठीक है, और ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, और MP ने दूसरा स्थान हासिल किया और तमिलनाडु ने तीसरा स्थान। मतलब जो स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में उत्तर प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें सिटी कैटेगरी में, तो सिटी कैटेगरी में 2 हैं, इंदौर और सूरत। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 2019 में सूरत एकमात्र विजेता था और इस बार इंदौर भी सूरत के साथ आ गया। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ टॉप पर है, और अहमदाबाद जो है वो स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड इसको प्राप्त हुआ, और इसके बाद वाराणसी, रांची, ये दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2। ठीक है, इसके तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, ये शीर्ष 9 प्रदर्शन करता। यहाँ पर एक आपको याद रखना है, कौन सा है शहर, सूरत। मतलब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क, इसके तहत जो है वो सूरत क्या है, टॉप पर है। इसको 4 स्टार रेटिंग मिली है। और जब उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी कर दिया। तो ऐसे मैंने इसको इसलिए ऐड कर दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमृत मिशन के बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, 2015 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पर्पज़ क्या था कि हर हाउस होल्ड में यहाँ पर जो टैप हो, मतलब पानी उपलब्ध हो, और हर घर में सीवरेज का कनेक्शन उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है एक बात, अभी सरकार ने अक्टूबर में ही 1 या 2 अक्टूबर को सरकार ने अमृत मिशन 2 लॉन्च किया है। ठीक है, अमृत मिशन 2, इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं शहरों में, ठीक है, 4700 अर्बन लोकल बॉडीज़ में 100% कवरेज होना चाहिए किसका, वाटर सप्लाई का। ये यहाँ पर अमृत मिशन 2 का पर्पज़ है। अब यहाँ पर इसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 भी लॉन्च किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2। ठीक है, हम इस मैगज़ीन से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैगज़ीन तो 30 सितंबर तक स्टॉप हो जाती है, ये बात हो रही है अक्टूबर के करंट अफेयर्स की।
ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 ये भी शुरू हो चुका है। इसका क्या उद्देश्य है कि जो हमारे सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री बनाया जाए। ठीक है, आप शहरों में देखेंगे कि कूड़ों का अंबार लगा होता है, तो गार्बेज फ्री बनाना शहरों को। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन, ऑयल पाम मिशन। तो ये जो तिलहन और खाद्य तेल दो बहुत ही संवेदनशील एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, और भारत जो है वो विश्व में तिलहन का सबसे बड़े उत्पादक देशों में आता है। तिलहन में क्या क्या चीज़ें आती है? तेल वाली फसलें जैसे मूंगफली है, सरसों है, और तिल, कुसुम, अलसी, ये सारी चीज़ें। ध्यान रखना है हमारे देश में यहाँ पर एक मिशन भी चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय तिलहन और तेल पाम मिशन। ठीक है, इसके माध्यम से ये जो तिलहन की फसलें हैं और यहाँ जो पाम ऑयल होता है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो रही है। ध्यान रखना हमारे देश में सबसे ज़्यादा हम आयात किसका करते हैं? अगर इनकी तेल की बात करें तो वो खाद्य तेल। ठीक है, खाद्य तेल के दुनिया में सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, आयातक हैं। और ये पेड़ आपने देखा होगा, इसे ही पाम का पेड़, ताड़ का पेड़ भी कहते हैं, पाम। ठीक है, देखिए इसमें क्या टारगेट किया गया इस मिशन के तहत? इस मिशन के तहत कहा गया कि सरकार जो है वो 2025-26 तक ऑयल पाम 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करना, मतलब जो ये जो पाम का पेड़ होता है 6.5 लाख हेक्टेयर में और लगाना, और इसे बढ़ा करके बाद में 10 लाख हेक्टेयर तक करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके पीछे? इसके पीछे सीधा सा उद्देश्य है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं खाद्य तेल का, उस इंपोर्ट को कम करना और राजस्व को बचाना, क्योंकि हम हज़ारों करोड़ रुपए तेल के आयात पर खर्च करते हैं। क्रूड ऑयल की यहाँ बात नहीं हो रही, वो जो डीजल पेट्रोल के लिए कच्चा तेल होता है, ये यहाँ पर खाद्य तेल की बात हो रही है। ठीक है, ज़रूरत क्यों है ऐसी स्कीम की? तो ऐसी स्कीम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड। ठीक है, और जो हमारा इंपोर्ट होता है उसमें ऑलमोस्ट 60% जो होता है वो होता है वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो इसमें पाम ऑयल का जो हिस्सा है टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स में से वो 60% है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये पर्पज़ है कि अगर 60% आयात हमारा सिर्फ पाम ऑयल का है तो क्यों ना हम पाम के पेड़ों को भारत में ही इसके एरिया को बढ़ाया जाए और यहीं पर तेल का निर्माण किया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क, ये है जलियांवाला बाग। एक कानून है हमारे देश में, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951। इसी के तहत जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, और इसके संचालन के लिए इसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, कौन संभालता है? जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट। ठीक है, और आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, और 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 मतलब 1 साल तक जलियांवाला बाग हत्याकांड शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है अब आपको देखना है यहाँ पर। ये 14 अगस्त नहीं बल्कि 15 अगस्त की डेट है। ठीक है, 15 अगस्त को 2021 को पंजाब के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस के तमाम मुद्दों की वजह से, इन्होंने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। ध्यान से समझना है, जलियांवाला बाग स्मारक पार्क का उद्घाटन किसने किया? उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। ठीक है, और ये वर्चुअली किया गया था। और फिर यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, देखिए क्या चीज़ समझना है, बहुत ज़रूरी है। देखिए इसकी स्थापना कहाँ पर, ये जो पार्क है ये पंजाब के अमृतसर ज़िले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में किया गया। यहाँ पर मैंने इमेज भी डाल दिया, और ये लोग बाद में गए भी थे वहाँ पर। और इस पार्क में क्या किया गया कि सबके जो मार्टिर्स रहे हैं, शहीद रहे हैं, उनके नाम भी लिखे गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है। ठीक है, इसमें 5 पिलर्स आपको दिख रहे होंगे। ये एक नया पार्क वहाँ पर बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया है? पंजाब के सीएम ने किया, तत्कालीन सीएम ने। इसके अलावा आप देखें तो अमरिंदर सिंह ने, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उस समय सीएम थे, इन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की भी स्थापना की घोषणा किया है। और ये जो स्मारक है उसके तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है। ठीक, अब एक पॉइंट यहाँ पर है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा ज़रूर कि मोदी जी ने भी तो कुछ वहाँ पर उद्घाटन किया है, किस चीज़ का? तो अब यहाँ पर डिफरेंस समझना है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। देखिए, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, इन्होंने जलियांवाला बाग का शताब्दी समारोह के लिए जो मेमोरियल पार्क बना था उसका उद्घाटन किया था 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन।
ठीक है। अब यहाँ पर मोदी जी ने फिर क्या किया था, तो मोदी जी ने क्या किया था, 28 अगस्त को, ध्यान रखना डेट में फ़र्क है, 15 अगस्त कैप्टन अमरिंदर सिंह और 28 अगस्त मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस चीज़ का इनॉग्रेशन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ नया चीज़ नहीं था, बल्कि जलियांवाला बाग जो स्मारक था उसको रिनोवेट किया गया था। ठीक है, वहाँ पर जो भी चीज़ें पुरानी हो गई थी उसको चेंज किया गया, पेंटिंग किया गया, थोड़ा और सजावट किया गया। तो जो रिनोवेटेड कॉम्प्लेक्स था जलियांवाला बाग का, उसको डेडिकेट किया भारत को, ठीक है, मोदी जी ने 28 अगस्त को। इसके अलावा वहाँ पर म्यूज़ियम गैलरीज़ भी हैं, म्यूज़ियम गैलरी बनाई गई, मेमोरियल बनाया गया। तो इन सब का जो उद्घाटन है वो मोदी जी के द्वारा किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है, ये तो जलियांवाला बाग, ये पार्क पूरा बाग है, इसी ये जो रिनोवेटेड है इसको मोदी जी ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया। क्लियर है। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ़ोटो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दिया ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलियों के निशान है, जो तब से अभी तक इनको संरक्षित करके एक तरीके से रखा गया है। हाँ, अब यहाँ पर हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, क्योंकि बिना बैकग्राउंड बताए सिर्फ करंट डिस्कस करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। चलिए, रोलेट एक्ट क्यों आया था। रोलेट एक्ट भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको रोकने के लिए आया था। 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी बनाई गई, सेडिशन कमेटी, और इसी के कहने पर एक कानून लाया गया था जिसको रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम, इन नामों से भी हम जानते हैं, या इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत जिसकी भी गिरफ्तारी होती थी उसको अपील करने, उसको वकील रखने या दलील देने का कोई राइट नहीं था। गांधी जी ने इसके विरुद्ध एक सत्याग्रह समिति बनाई और देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिया। जब देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिया तो इसी के विरोध में यहाँ पर क्या हुआ, पंजाब में भी विरोध हुआ, और जब पंजाब में विरोध हुआ तो वहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वैसाखी का दिन था, इस गिरफ्तारी का हमारे जो लोग थे वो विरोध भी कर रहे थे। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 का दिन था, ठीक है, और इसी दिन जनरल डायर ने क्या करवा दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। एक हंसराज नामक भारतीय व्यक्ति था, उसने इसमें डायर का सहयोग भी किया था। इस हत्याकांड की वजह से जो शंकरन नायर थे उस समय वायसराय की कार्यकारिणी में वो मेंबर के तौर पे काम कर रहे थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पर जब ये घटना हुई तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन का गठन किया गया, ध्यान रखना है इसकी जांच के लिए। ठीक है, लॉर्ड हंटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स, अभी मैं यहाँ पर बताऊँगा ये दोनों कौन है, क्या डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस पॉइंट में। देखिए, हंटर कमेटी का गठन किया गया सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। इसमें ध्यान रखना है 5 अंग्रेज़ थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 व्यक्ति थे जो हंटर कमेटी का गठन किया गया था इस हत्याकांड की जांच के लिए, उसमें ये मेंबर के तौर पे थे। इसके अलावा इसमें एक कांग्रेस ने भी अपनी एक जांच कमेटी बनाई जिसको हम तहकीकात कमेटी कहते हैं। इसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे और बाकी जो मेंबर थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास मतलब चित्तरंजन दास और प्रफुल्ल जयकर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है इसमें क्या बात की गई। ये जो हमारी कांग्रेस ने समिति बनाई थी, इसने कहा कि जो ये घटना हुई है इसमें मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान दिया नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जब यहाँ हंटर कमीशन बना तो हंटर कमीशन के सामने इसको बुलाया गया डायर को, जनरल डायर को, ठीक है, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। उसने कहा कि मैं चाहता था कि पूरे पंजाब से आतंकवाद क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो आयोग ने कहा, उसको डायर से पूछा कि आप पहले उनको तितर बितर भी तो कर सकते थे, उनको जाने के लिए भी तो कह सकते थे। तो उसने बोला कि बिल्कुल कह सकता था, और हो सकता था कि मेरे कहने से वो लोग बिना गोली चलाए ही इधर उधर चले जाते, लेकिन वो लोग फिर आते और हमें मूर्ख बनाते। तो मैं बार बार मूर्ख बनना नहीं चाहता था। तो फिर से आयोग ने बोला कि आपने जब गोली चलवा दिया तो आपने घायलों को ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं ले गए। तो डायर ने कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं एक जनरल हूँ, ठीक है, और ये मेरा काम नहीं कि मैं घायलों को ट्रीटमेंट के लिए ले जाऊँ। तो कहीं ना कहीं अब बाकी इसके बाद का तो आपको पता है।
अब यहाँ पर देखिए, जो जनरल डायर और यहाँ पर एक डायर नाम आपने और सुना होगा, ऊधम सिंह ने जिसको मारा था 1940 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वो रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर है जिसने गोली चलाने का वहाँ पर आदेश दिया था गार्डन में। और ये जो डायर है यहाँ पर सर माइकल ओ डायर, ये उस समय पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रोल किसका था? माइकल ओ डायर का था। तो ऊधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर को मारा था या सर माइकल ओ डायर को मारा था? तो ऊधम सिंह ने मारा था पंजाब के गवर्नर को, ध्यान रखना है, पंजाब के गवर्नर को मारा था माइकल ओ डायर को लंदन में, ठीक है। और ये जो था इसकी मृत्यु बड़ी खतरनाक हुई थी, इसको ब्रेन हैमरेज हुआ था बाद में चल करके, ठीक है, ये जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ऊधम सिंह ने किसको मारा था? ऊधम सिंह नाम की अभी एक मूवी भी आ रही है, ठीक है। तो माइकल ओ डायर को मारा था जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम इतना ही रखें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के से हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, लेकिन प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वाचिंग।